हेलो बच्चों, इससे पहले हमने मानव में वहन तंत्र के बारे में बताया है। आज हम आपको पादपों में परिवहन बताएंगे किस तरीके से होता है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह CO2 सरीखे सरल यौगिक लेते हैं। आपको पता है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडार क्लोरोफिल युक्त अंगों में विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए आपको पता है पौधे कौन से खनिज पदार्थ लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम प्रचुरतम स्रोत है, इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क में वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, मतलब जैसे आपको पता है जो पेड़ पौधे हैं वो जड़ों से क्या करते हैं, जो भी उनको न्यूट्रिएशन ज़रूरत होते हैं, आवश्यक सामग्री ज़रूरत होती है, वो जड़ों से लेते हैं। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तारित हो सकती है। तो इस तरीके से ये क्या है, इससे ऊर्जा की सामग्री को लेते हैं। यदि पादप शरीर के अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। मतलब ये अगर पत्तियों में कच्ची सामग्री या जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम फिर पर्याप्त नहीं होगा दूरी बढ़ने के कारण। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। मतलब किस तरीके से परिवहन हो, विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। देखिए हर तरीके के पादप की आवश्यकता अलग तरीके की है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं। पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। मतलब ये आपके खुद तो चलते नहीं हैं, इनमें बाहरी सतह जो होती है इनकी, तो ये ज़्यादातर मृत कोशिकाएं होती हैं। इसके परिणामस्वरूप पादपों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। और उनमें जो वहन तंत्र प्रणाली है, आपने कभी पेड़ को उखाड़ा होगा तो उसमें देखा होगा बहुत सारी पतली पतली नलिकाएँ होती हैं विंस टाइप की, जिनमें दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचलन कर रहे हैं। लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती हैं। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करते हैं। कहाँ से करते हैं, देखिए एक तो पत्तियों से आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रकाश है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और जड़ों से पानी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जितने भी न्यूट्रिएशन हैं वो ये ग्रहण करते हैं। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित हैं। एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। दूसरा फ्लोएम पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। हम इन ऊतकों की रचना इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए जल का परिवहन, जल कैसे जाता है, अभी हमने बताया कि जब आप किसी पेड़ की जड़ को उखाड़ेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत छोटी छोटी नलिकाएं टाइप की होती हैं जो पानी को ऊपर पहुंचाती हैं। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल परिवहन संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं और वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं और इस तरीके से ज़मीन के संपर्क में रहती हैं जिससे कि वो जल को प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण से में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा जल जड़ में प्रवेश कर जाती हैं, मतलब जो ज़मीन के अंदर वो धंसती चली जाती हैं। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है, मतलब ये जड़ के अंदर जाइलम में जाता है और जल स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है और बराबर ऊपर की तरफ जल जो है बढ़ता रहता है। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई युक्ति करते हैं। जो पादप जाइलम है ये बहुत ऊंचाई तक पानी को इसी तरीके से पहुंचाते हैं। देखिए कैसे, यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलपूर्ति जिस जल की
रंध्र के द्वारा हानि होती है उसी प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। ये जो पत्तियां हैं देखिए इसमें दिखाया गया है, ये नीचे से पानी को ऊपर की तरफ, ये चित्र में आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जड़ें हैं, इनमें देखिए ये एरो बनाए गए हैं, तीर के निशान बनाए गए। इस तरीके से ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है और पत्तियों में चला जाता है, जो कि बाहर इस तरीके से वाष्पोत्सर्जित होता है। जाइलम कोशिकाओं द्वारा वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि उस वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जब ये पत्तियों में पहुंच जाता है तो ये भाप के रूप में बाहर भी कुछ निकल जाता है इसकी मात्रा। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तथा उसमें विलेय खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है, मतलब ये जब गर्म होता है, प्रकाश निकलता है तो उससे ये वाष्पित होकर के जल बाहर भी कम निकल जाता है, समझ लिए। तो इसमें उसमें विलेय खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। रात में ज़्यादा ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। दिन में जब रंध्र खुले हैं, वाष्पोत्सर्जन कृषण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है, क्योंकि जब ये खुले रहते हैं तब इतना नहीं पास होता है, लेकिन जब बंद हो जाते हैं तो ये जो है बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, देखिए अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वाहन स्थानांतरण कहलाता है। जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा विलेय पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं, वाहन स्थानांतरण। यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। किसमें ले जाते हैं, जड़ के भंडारण के लिए जो पेड़ के पार्ट होते हैं उनमें ले जाते हैं। फलों, बीजों और वृद्धि के लिए भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है। तो ये इस तरीके से स्थानांतरित होता रहता है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का प्रसारण दाब बढ़ा देते हैं, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाते हैं जहां दाब कम होता है। यहाँ फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थ का स्थानांतरण करता है। जो फ्लोएम है वो पादप की आवश्यकता के अनुसार जो विलेय पदार्थ है उसका स्थानांतरण करता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये क्रिया होती है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको उत्सर्जन बताएंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए।